हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने खनिजों से संबंधित बातों की चर्चा की थी और हमने जाना था खनिजों का परिचय, उसके कुछ प्रकार तथा लौह अयस्क और मैग्नीज से संबंधित बातें। हमने देखा कि लौह अयस्क आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार है, औद्योगिक युग की जननी है। भारत में वैसे लोहा काफ़ी मात्रा में मिलता है, लेकिन बेहतर किस्म के लोहे के भंडार अपेक्षाकृत कम ही हैं। लौह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं, जैसे हमने जाना था मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, जिनमें सबसे उत्तम किस्म का जो लौह अयस्क माना जाता है वो मैग्नेटाइट माना जाता है, जिसमें लोहांश की मात्रा 70% से अधिक होती है। हमने बात की थी कि जिस लौह अयस्क में जितना ज्यादा लोहांश होगा वह उतना ही बेहतर किस्म का होगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मैग्नेटाइट किस्म का जो लौह अयस्क होता है, इसमें लोहांश की मात्रा 70% से भी अधिक होती है, यानी अशुद्धियों की मात्रा 30% से कम और मुख्य पदार्थ शुद्ध धातु की जो मात्रा है वो 70% से अधिक है। इसलिए ये उन्नत किस्म का लौह अयस्क माना जाता है। वहीं हमने ये भी देखा कि सबसे घटिया किस्म का लौह अयस्क अंतिम स्तर पर सिडेराइट आता है, जिसमें लोहांश की मात्रा 40% से भी कम पाई जाती है। मध्यवर्ती 2 हेमेटाइट और लिमोनाइट, इन्हें ना घटिया किस्म का कह सकते हैं और ना ही उन्नत किस्म का कह सकते हैं। ये मध्यवर्ती किस्म में शामिल किए जाते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही प्रकार के लौह अयस्क दिए गए हैं, एक मैग्नेटाइट और दूसरा हेमेटाइट। लौह अयस्क के विशाल भंडार तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्रों में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड के क्षेत्रों में विशाल मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे हमने कहा था कि राजस्थान के मामले में राजस्थान लौह अयस्क के लिए निर्धन राज्यों के रूप में जाना जाता है। तो हमने इस लौह अयस्क की विस्तार से चर्चा की और साथ में हमने मैग्नीज के बारे में भी जाना। मैग्नीज ये भी एक लौह खनिज ही है और मैग्नीज का जो इस्तेमाल किया जाता है वो लौह इस्पात बनाने में किया जाता है। लौह इस्पात, आप बात समझिए, जमीन से मिलता है हमें लौह अयस्क, उस लौह अयस्क में से अशुद्धियां अलग कर दी जाती हैं, बचता है मुख्य पदार्थ लोहा, जिसे कच्चा लोहा या पिग आयरन कहा जाता है। इस कच्चे लोहे में मैग्नीज को मिलाया जाता है और बनता है इस्पात। 1 टन इस्पात बनाने में, यानी 1000 किलोग्राम इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात 990 किलोग्राम लोहा प्लस 10 किलोग्राम मैग्नीज बनता है लोहा इस्पात। मैग्नीज का इस्तेमाल सिर्फ लोहा इस्पात बनाने में ही नहीं, अपितु ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है, दवाइयों के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, कलर वगैरह यानी पेंट बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तमाम चर्चाएं हम अपनी पिछली क्लास में कर चुके थे। आज उसी क्रम में कुछ अन्य खनिजों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिनमें आता है आपका तांबा।
यह एक मुख्य धात्विक खनिज है। यह अलोह खनिज है, यानी इसमें लोहांश की मात्रा नहीं पाई जाती, लेकिन यह एक धात्विक खनिज है, इसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, यानी धातु के गुण पाए जाते हैं। तांबा जो विद्युत का सुचालक है, और आज तांबे का सर्वाधिक उपयोग विद्युत उद्योगों में ही किया जाता है, बिजली के तार बनाने, इसके अलावा बर्तनों के निर्माण में, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के अंतर्गत तमाम कार्यों में तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। तो तांबा एक बेहतर विद्युत का सुचालक। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तांबे के मामले में हमारा देश थोड़ा निर्धन है। विश्व का केवल 1% तांबा ही भारत में पाया जाता है। विश्व का केवल 1%। विश्व का सर्वाधिक मात्रा में जो तांबा मिलता है वो एक देश आता है जिसका नाम है चिली। विश्व में सर्वाधिक तांबा चिली में मिलता है। भारत में सिर्फ 1% ही तांबा मिलता है, और भारत का सर्वाधिक तांबा यानी लगभग 52% तांबा मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानों में प्राप्त होता है। अब मेरी आप बात समझ लें, एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूं। भारत के अंतर्गत विश्व का सिर्फ 1% तांबा मिलता है। विश्व में सर्वाधिक तांबा चिली में मिलता है, हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। विश्व में सर्वाधिक तांबा चिली में मिलता है, भारत में तांबे का सिर्फ 1% मात्रा है, और जो 1% तांबा है भारत के अंतर्गत पूरे विश्व का, उसका लगभग 52% भाग मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानों से प्राप्त हो जाता है। हालांकि राजस्थान में भी तांबे के उत्पादन होते हैं। राजस्थान का झुंझुनू जिला है, उस झुंझुनू जिले का एक क्षेत्र आता है खेतड़ी। राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी में भी तांबे के विशाल भंडार हैं। साथ ही झारखंड में भी तांबे की प्राप्ति होती है। तो क्या है, जरा देखिए सामने। भारत में तांबे के भंडार में उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है, मतलब मात्रा कैसी है इसकी, कम है। घातवर्य, तन्य और ताप सुचालक आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि धातुओं की विशेषता होती है। आघात वर्ग्यता इसमें पाया जाता है गुण, यानी चोट करने पर यह टूटता नहीं है अपितु यह चपटा हो जाता है, तो यह गुण इसमें पाया जाता है। तन्य, इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, इसके तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं का सबसे अच्छा गुण है कि धातुओं को खींचकर उसको लंबा किया जा सकता है, उनके तार बनाए जा सकते हैं। और यह ताप का सुचालक होता है, यानी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो सकती है। यही तो कारण है कि बिजली के तमाम वायर जो होते हैं वो तांबे के ही बने होते हैं। ध्यान रखें, मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु, सबसे बेहतर जो है सुचालक, वो चांदी है। तांबे से भी ज्यादा बेहतर है चांदी, लेकिन चांदी एक बहुमूल्य धातु में आती है, इसलिए चांदी का इस्तेमाल वायर बनाने में नहीं होता है। इसलिए चांदी का विकल्प जो है वो क्या है, तांबा। मैंने पहले भी चर्चा की थी, इस बात को देख लो कि आप लोगों के घरों में क्या बिजली के तार चांदी के हैं क्या, वो तांबे के बने, एल्यूमिनियम के होंगे। तो इसका उपयोग ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, आ गई बात, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें लगभग 52% तांबे का उत्पादन करती हैं। झारखंड का सिंहभूम जिला और राजस्थान की खेतड़ी खदानें, जो मैंने भी कहा था, ये तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। खेतड़ी खदानें कहां पर हैं, राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंतर्गत खेतड़ी की खदानें हैं, तांबे की खदानें हैं, जहां से तांबे की प्राप्ति होती है। आइए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और
ये तो छोड़िए इन चीजों को, तो एक खनिज आता है एल्यूमिनियम, जो मिलता है बॉक्साइट से, यानी जमीन से तो मिलता है बॉक्साइट और उससे प्राप्त होता है एल्यूमिनियम। आज एल्यूमिनियम का उपयोग कई कार्यों में किया जा रहा है, विशेषकर दरवाजे बनाने के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। लेट बाथ के दरवाजे, जहां पानी की मात्रा अधिक रहती है, वहां पर अब लोहे और लकड़ी के दरवाजों की बजाय एल्यूमिनियम के दरवाजे बनाए जाते हैं। कारण है इसमें जंग नहीं लगती। जंग नहीं लगने के कारण ही इसका इस्तेमाल ऐसी जगहों पर किया जाता है। साथ ही यह हल्की धातु है, वजन में हल्की होती है, इसको लाना ले जाना भी आसान होता है, तो इसलिए आज एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जब एल्यूमिनियम की खोज हुई, एक रोचक तथ्य दिया गया है आपके सामने कि जब एल्यूमिनियम की खोज हुई थी तो उस समय वहां के शासक यानी सम्राट नेपोलियन तृतीय, फ्रांसीसी शासक सम्राट नेपोलियन तृतीय, जब एल्यूमिनियम की खोज हुई थी तो इसने अपने कपड़ों पर जो हुक व बटन लगवाए थे वो एल्यूमिनियम के लगवाए थे। अपने खास मेहमानों को एल्यूमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता था और आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता। आप सोचिए और समझिए इस बात को कि आज एल्यूमिनियम की कद्र बिल्कुल भी नहीं है। आज हमारे घरों में एल्यूमिनियम का बर्तन देखने को भी नहीं मिलता है। हम स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। एल्यूमिनियम का बर्तन बहुत ही कम घरों में देखने को मिलता है। और आप सोचिए उस समय जब नेपोलियन तृतीय के शासनकाल में एल्यूमिनियम की खोज हुई थी तो उस समय ये शासक अपने वस्त्रों में जो बटन लगवाए थे वो एल्यूमिनियम के लगवाए। शाही मेहमानों को खाना परोसा गया एल्यूमिनियम के बर्तनों में और आम मेहमानों को खाना परोसा गया सोने चांदी के बर्तनों में। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्यूमिनियम के बर्तन होना एक आम बात थी। पेरिस फ्रांस की राजधानी, मैंने कहा ना फ्रांस का शासक। आप देखिए एल्यूमिनियम की कद्र किस तरह से नीचे गिरी, एल्यूमिनियम का स्तर किस तरह से नीचे आया कि जहां पहले शासक शाही मेहमानों को खाना एल्यूमिनियम के बर्तनों में परोस रहा है, 30 साल के बाद ही भिखारियों के पास एल्यूमिनियम के बर्तन होना आम बात हो गई। यानी किसी तत्व की अहमियत, उसकी कीमत तब बढ़ती है जब डिमांड उसकी ज़्यादा होती है। डिमांड के कम होने पर स्वतः ही उसकी कीमत और अहमियत दोनों ही घटती चली जाती हैं। तो क्या छोड़िए, ये तो सिर्फ एक रोचक तथ्य के रूप में हम चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा एक अधात्विक खनिज की चर्चा करें। कई खनिज हैं लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की चर्चा कर रहा हूं खाली। अधात्विक खनिज यानी वे खनिज जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, और ऐसा ही एक मुख्य खनिज आता है अभ्रक। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है, अर्थात परतों में पाया जाता है। इसकी परतें इतनी महीन होती हैं कि कुछ सेंटीमीटर मोटाई के अंदर ही हजारों परतें आ सकती हैं। आप सोचिए कितनी महीन परतें होती हैं कि कुछ सेंटीमीटर मोटाई में हजारों परतें। तो अभ्रक जो मिलता है वो परतों के रूप में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो सकता है, मतलब चादरों में निष्कासन। जैसे हम मान लीजिए कोई व्यक्ति सो रहा है, चादर ओढ़कर हम उसके पैरों की तरफ से चादर पकड़ें और नीचे खींच लें, क्या होगा? पूरी की पूरी चादर परत के रूप में उसके ऊपर से हट जाएगी। या कोई व्यक्ति सोते समय चादर को अपने ऊपर ओढ़ लेता है तो एक परत क्या होती है, पूरी बिछ जाती है। तो ऐसे ही अभ्रक को भी चादरों में यानी पतली पतली परतों के रूप में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अभ्रक मिलता ही किसमें? परतों के रूप में।
ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में ही समाहित हो सकती हैं, जैसे मैंने अभी बताया था। यानी परतें अत्यंत महीन होती हैं। यह पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब इसमें से आर पार देखा जा सकता है। साथ ही यह काले रंग का, हरे रंग का, लाल रंग का, पीले रंग का, भूरे रंग का, गुलाबी रंग का, यानी कई रंगों का यह पाया जाता है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति मतलब यह विद्युत को अपने पास आने नहीं देता, क्योंकि अधात्विक खनिज, आप बात ध्यान रखना, अधात्विक खनिज है तो यह विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा, यानी इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति यानी इसकी शक्ति इतनी है कि यह विद्युत को अपने पास आने नहीं देता। हाई वोल्टेज में भी इस पर असर नहीं पड़ता है। ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, वही बात, यानी इसमें ऊर्जा का कोई मतलब नहीं है। विसंवाहन के गुण, अत्यधिक तापमान पर भी यह पिघलता नहीं है। और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता यानी हाई वोल्टेज पर भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसी कारण इसका इस्तेमाल विद्युत उद्योगों में किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे, जब इसमें बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती, हाई वोल्टेज का भी इस पर असर नहीं होता है, तो फिर क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं विद्युत उद्योगों में? कारण है विद्युत के शॉक से बचने के लिए। आपने देखा होगा फ्यूज आता है, साइंस में पढ़ा होगा फ्यूज आपने। इस तरह से आपने घरों में भी देखा होगा, बोर्ड में, बिजली के बोर्ड में, और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं, जिसको कटआउट भी बोलते हैं, चिड़िया भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। तो ये जो बाहर का हिस्सा बना हुआ होता है वो अभ्रक का बना होता है। हालांकि चीनी मिट्टी के भी बनाए जाते हैं, लेकिन ये अभ्रक का बनाया होता है। बीच में एक वायर लगा हुआ होता है जो प्लस को माइनस यानी धन आयन को ऋण आयन से जोड़ने का कार्य करता है। जब ये जुड़ता है तो बिजली सप्लाई होती है। हाई वोल्टेज आने पर फ्यूज का ये वायर जो होता है यहां से टूट जाता है, अलग हो जाता है। अब फ्यूज का वायर जैसे ही यहां से अलग होगा, इधर से टूटेगा, धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी और इससे जुड़े हुए जितने भी उपकरण हैं वो खराब होने से बच जाएंगे। इसीलिए फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सोचो और समझो, अगर ये बाहर की बॉडी कमजोर पदार्थ की हो तो ऐसी स्थिति में हाई वोल्टेज आने पर ये बाहर की बॉडी खराब हो जाएगी। और जब ये बॉडी खराब हो जाएगी तो हम इसको बाहर कैसे निकालेंगे, रिप्लेस कैसे करेंगे? तो इसलिए जो बाहरी आवरण बनाया जाता है वो अभ्रक से बनाया जाता है। इसके अलावा अन्य प्रकार की औषधियों के रूप में, विभिन्न प्रकार की औषधियों के रूप में भी आयुर्वेद के अंतर्गत अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभ्रक एक अधात्विक खनिजों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो कुछ चर्चाएं अभ्रक के बारे में, ये तो सिर्फ ऐड दिए गए हैं। आइए एक टॉपिक की चर्चा और करते हैं, उसके बाद बात करेंगे अगले टॉपिक की अगले दिन। खनिजों का संरक्षण। आज हमारी पृथ्वी पर खनिजों की मात्रा लगातार कम होती चली जा रही है। जैसे पार्ट नंबर 1 के शुरुआत में ही मैंने आपसे महात्मा गांधी जी के कुछ वक्तव्य बताए थे। गांधी जी का कहना है कि हमारे देश में, हमारी पृथ्वी पर पेट भरने को तो संसाधन मौजूद हैं, लेकिन पेटी भरने को नहीं। मतलब मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तो प्रकृति में संसाधन हैं, लेकिन मानव की लालची प्रवृत्तियों को पूरा करने के मानव के पास कोई संसाधन नहीं है।
यदि मानव अपनी लालची प्रवृत्तियों को खत्म नहीं करेगा तो एक समय ऐसा आएगा जब संसाधन पूरी तरह से क्या होंगे, नष्ट होंगे। तो इसीलिए आवश्यकता है खनिजों के संरक्षण की। आप देख सकते हैं कि खनिजों का संरक्षण बेहद जरूरी है। अगर लगातार इसका उपयोग चलता रहा तो खनिज समाप्त होंगे। कारण है पुनर्भरण की दर धीमी है और निष्कासन की दर तीव्र है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक टंकी है पानी की, जिसमें से पानी का जो निष्कासन होगा यहां से, वो तो मोटे पाइप के माध्यम से हो रहा है, और जो पानी भरा जा रहा है वो एक पतले पाइप के माध्यम से भरा जा रहा है। तो आप बताइए क्या टंकी भर पाएगी? क्योंकि निकासी की दर ज्यादा है और पुनर्भरण की दर धीमी है। यही कारण है कि हमारे देश के अंतर्गत खनिज हो या अन्य कोई भी संसाधन हो, वो लगातार समाप्त होते जा रहे हैं। आवश्यकता है उनके संरक्षण की। संरक्षण का मतलब ये नहीं कि इस्तेमाल ही ना करें। संरक्षण का मतलब यह है कि हमारी आवश्यकताएं हम इस कदर पूरी करें कि ना तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचे और ना ही आने वाली पीढ़ियों की अवहेलना की जाए। यानी पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखना है, और हमें हमारी आवश्यकताएं भी पूरी करनी है। यही है खनिजों का संरक्षण। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कुछ अन्य ऊर्जा खनिज की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम आदि से संबंधित बातें होंगी। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।